में मेथड ओवरलोडिंग से रिलेवेंट आपका कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल के, आपने रिवीजन किया हो या देखा हो, उसमें से कुछ पूछना हो? इतनी चीजें थी कल जो हमने डिस्कस की थी, इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर पे भी थोड़ा सा आ गए थे। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, चलो अगर नहीं बोले तो यही मान के चल रहे हैं समझ में आ रहा है, ना आए तो बता देना, रिपीट कर देंगे चीजें। इसके बाद हम आ गए थे कंस्ट्रक्टर पे। ठीक, कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या विजिट करना है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे टाइप जो दिखाए गए हैं वो तीन है, डिफॉल्ट है, पैरामीटराइज है और कॉपी है। वैसे थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम कल भी थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर किया था, तो स्टार्टिंग का पार्ट हमने डिस्कस किया था, बाद के हम आगे विजिट कर लेंगे। लास्ट में कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस, तो ये वाला पार्ट वैसे डिस्कस हो गया था लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान में रखते हुए हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे, या फिर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अगर हम देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में क्या कहा जाता है, ऑलवेज स्पेशल टाइप का मेंबर होता है। स्पेशल टाइप का आपका मेंबर होता है, या फिर आप मेथड मेंबर कर सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। रिवीजन करा में ध्यान में रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद भी कई सारे बच्चों को याद नहीं होता कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मेथड का ऑलवेज डिफरेंट होगा, भले कुछ भी हम उसमें डिफर कर दें। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, जावा हमारी केस सेंसिटिव है, इसलिए स्मॉल और कैपिटल दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। भले स्मॉल में हमने ए लिखा और कैपिटल में ए लिखा है, तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। नो रिटर्न टाइप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका वॉइड तक भी मेंशन नहीं किया जा रहा होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी फिर से बात करते हैं, और जावा क्या कहता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। उसी केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे होगे। हाँ, और एक चीज, कंस्ट्रक्टर को आप देखिए, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, फाइनल, सिंक्रोनाइज और एब्स्ट्रैक्ट, ये कोई भी कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के साथ आप नहीं लगाओगे। हाँ, आप कंस्ट्रक्टर के साथ मॉडिफायर्स यूज कर सकते हो, पब्लिक हुआ, प्राइवेट हुआ, प्रोटेक्टेड हुआ, इनका आप यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम में शायद ये बताओ, कंस्ट्रक्टर का हमने प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके दिखाया था, हाँ या ना? कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल करके दिखाया था, छोटा सा। अवेलेबल हो आप लोग? यस सर। प्रैक्टिकल किया था हम लोगों ने? यस सर। ठीक है, यस सर किया था। तो ये बेसिक हमारा, वैसे कंस्ट्रक्टर का दोबारा से करेंगे तो इसको भी हम कवर ही कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ आपका क्लास का नाम और सेम था, और हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया था, इसको डिफॉल्ट कॉल कर लिया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू फिर से करना था। तो यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला टाइप कौन सा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अब ध्यान से समझ लेंगे क्या करता है, जो हम लोग इतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, नो पैरामीटर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हम यूज कर रहे हैं तब। If the constructor is not defined within the class definition, then JVM automatically create the default constructor. अब ये ध्यान में रखना है, कौन क्रिएट कर रहा है, JVM automatically create the default constructor and initialize the data member with the value 0 depending on its data type. डेटा टाइप को ध्यान में रखते हुए 0 वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिया जा रहा होता है। Therefore the data member contain default value 0, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि चाहे 1 2 4 6, हमने अगर 10 भी कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं, तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, तो सब में जितनी भी वैल्यूज हमारी होंगी वो 0 से इनिशियलाइज कर दी जाएंगी।
इतना क्लियर है? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, मैंने पूछा इसलिए था इतना क्लियर है, सबको समझ में आया कि अब एक आंसर आप लोग दे दोगे मेरा, है ना? ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन कर दी जा रही है। अगर नीचे भी देख ले तो उन्होंने एक डिसएडवांटेज दे दिया है कि अगर हमारे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, सबकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो 0 जो वैल्यू कर रहे हैं, 0 की क्यों जा रही है? 0 करने से मतलब इनको क्या फायदा है कि 0 किए जा रही वैल्यूज? और वैल्यूज हो किस चीज की 0 रही है? इतनी देर से हम वैल्यू 0 कर रहे थे ना, तो अब ये बता दो वैल्यू एग्जैक्टली हो किस चीज की रही है, जैसे भी आपको समझ में आया है, और वैल्यू 0 की क्यों जा रही है? इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी दे रहे हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी दे रहे हैं। बेटा वैसे तो मेमोरी नहीं, वैल्यू कहते तो फिर भी समझ में आ रहा होता। मेमोरी तो हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से देते हैं। हमारा कहने का मतलब है जो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू जा रही है कहीं ना कहीं। तो वैल्यू किस में जा रही है? जो भी। सर हाँ, अदर ऑब्जेक्ट में जा रहा होगा किसी। किसमें? सर अदर ऑब्जेक्ट में किसी जा रहा होगा। नहीं बेटा, जितने भी, अगर चलो हम बताते हैं। अब इसमें अगर छोटा सा कोई प्रोग्राम हो तो उसी को कॉपी करके आपको डायरेक्टली हम एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो फिर हमें टाइप करने में इतना टाइम तो पाएगा। ये देखो एक छोटा सा लोग का प्रोग्राम है। ये आ गया हमारा प्रोग्राम, ठीक। अब हमारा टेस्ट जो है इसको हम कॉपी करके सेव कर लेते हैं। ध्यान से समझना, इनमें हम क्या चीज़ बता रहे हो, किस चीज़ की हो, या आगे भी आपके काम आएगी। क्यों कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसका भी फायदा है। एक मिनट, हमने सेव कहाँ किया था? डेस्कटॉप मेथड। देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है, ठीक। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं जो इसने जिसने 0 प्रिंट किया है। यहाँ पे आए, क्लास बनाया, कौन टेस्ट इन्होंने बना दिया है। इसके बाद इंट ए ले लिया है, पब्लिक वॉइड एक फंक्शन बनाया गया है, और ए में हमने प्रिंट कराया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने न्यू कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो, इस नाम का कोई कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन नहीं किया गया है, और फाइनली हमने फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। अगर आउटपुट में आपसे खाली ये प्रोग्राम रन ना कराते तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से वैल्यूज बताने लगते हैं। लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से आई और किसमें? जो भी फील्ड्स होती हैं उनमें असाइन कर दी जा रही होती है वैल्यूज। जो बार बार यहाँ पे कहा जाता है वैल्यूज इनिशियलाइज कीजिए, वैल्यूज इनिशियलाइज। तो वैल्यूज इनिशियलाइज की किस में आती है? फील्ड्स में। जैसे ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल के अंदर ए को असाइन कर दिया गया है। या फिर इस तरह से करते हैं, या फिर हम इसी काम को हम किस तरह से कर सकते हैं, सेम ही काम हम दूसरे पैटर्न में कर सकते हैं। कौन अंडरस्कोर टेस्ट, सेम काम है, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे हम क्रिएट ऐसे करें या फिर जावा हमारा इस तरह से क्रिएट करे, यानी कि जेवीएम सेम पैटर्न पे वर्क किया जा रहा होगा, आउटपुट हमारा उसी बेस पे सेम आएगा दोनों में।
यही काम JVM में भी किया। अब हमारा फिर से एक क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, ये किया क्यों जाता है, ये वर्क किया ही क्यों जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम 0 से असाइन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और नेक्स्ट वाली लाइन में देखो तो इन्होंने ड्रॉबैक भी बताया है। क्या बताया है, कंस्ट्रक्टर दैट इज दैट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एम्फेसाइज किया ऑल ऑब्जेक्ट विल बी द सेम, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है सबकी वैल्यू 000 हो जाएगी, जितने भी हमारे फील्ड्स हों यानी कि वेरिएबल्स होंगे। अब फटाफट ये थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये ऐसा काम किया क्यों जा रहा है कि 0 से वैल्यू ही असाइन की जा रही है, या फिर हम आपको इससे प्रीवियस वाली जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनके पास लेके चले जाएं और वहां पे इनका आंसर हिडन है। सारे बच्चों ने एटलीस्ट सी तो पढ़ी होगी, हाँ या ना? तो 0 नहीं करेगा तो गार्बेज वैल्यू देगा। वेरी गुड आंसर, देर से दिया लेकिन आंसर सही दिया है। क्योंकि अगर हम सी पे जाते हैं और वहां पे हम लोग इस तरह की हमें अवेलेबिलिटी नहीं होती कि हम 0 देना कंपलसरी हो हमारा, तो अगर हम 0 नहीं देते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू उठाने की एक इश्यूज आता था। और हमारे सी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इस तरह का इश्यूज आता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होती है। अगर हमने अपने वेरिएबल्स के अंदर 0 से असाइन कर दिया है तो फिर ये गार्बेज वैल्यू के जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वेंट किया गया है जावा के अंदर। अगर आपने कुछ भी बनाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर वर्क करेगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जितने भी हमारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं उनको वैल्यूज 0 से प्रोवाइड कर देगा। चलो इसी के साथ हम इसको नेक्स्ट करते हैं। कोई और भी एंट्री किया बच्चा? ध्यान रखना ये 0 वाली वैल्यूज कभी कभी पूछी जा सकती है कहीं से। ये क्लियर हो गया हो इतना? इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नो आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है नो आर्ग्यूमेंट। इफ we create a constructor without argument, it will be treated as default constructor or a no argument constructor, which is another name of for default constructor. It is different from the constructor that is declared by the JVM. अब देखो इसमें दोनों में एक चीज बताया गया है, यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। अगर हम इसको वेरिएशन करेंगे तो यूजर डिफाइंड हो गया और सिस्टम डिफाइंड हो गया। लास्ट लाइन भी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल के वहां पे कोड पे जाके एक्सप्लेन करते हैं ये समझा क्या रहे हैं। इन दिस वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट वैल्यूज। यहाँ पे आते हैं, अगर हम सेम इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमारे JVM में इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये हमने डिक्लेयर किया है ये भी हमारा डिफॉल्ट के पैटर्न पे ही, लेकिन इसमें और हमारे JVM में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे 0 से असाइन किया है। हो सकता है कि हमारा कुछ प्रोग्राम बन रहा हो जिनमें हम ज्यादातर अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज 1 से स्टार्ट कर दें। होता है ना, कहते हैं आप काउंटर चलाइए तो ऑलवेज 0 से 1 से चलेगा या 0 से चलेगा या XYZ। तो अगर हमें स्पेसिफिक पता है कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होनी है तो हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या देंगे, वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इन्होंने कहा है which is declared by the developer। डेवलपर ये चीज डिक्लेयर कर रहा है तब हमारी उस चीज की वैल्यूज यूज की जा पा रही हैं, मेथड में यूज की जाएंगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो इसका आ जाएगा कि हमने वैल्यूज जो प्रोवाइड करेंगे वो होगा, क्योंकि हम डिफाइन करें एज ए डेवलपर तो डेवलपर के बेस पे वर्किंग होगी तो हमारा आउटपुट हमारी नीड के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। ये भी डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे हमने जो 1 दिया है, यहाँ पे आंसर हमारा 1 आया है, इससे पहले में 0 आया था। क्यों? ये डेवलपर यानी कि हम लोगों ने खुद की प्रोवाइड किया है डेवलपर बन के, तो हमारा यहाँ पे 1 आया है, डिफॉल्ट वैल्यू ही ट्रीट की जा रही है। ये भी इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये भी है क्योंकि इसमें हमारा कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया, नो पैरामीटर के साथ हम गए हैं। क्लियर है इसमें? नेक्स्ट कर दे रहे हैं हम। कुछ पूछना हो तो बता देना किसी को ना समझ में आया हो अभी तक जो पढ़ाया है। तो ये लाइन ऑटोमेटिकली अभी मैंने प्रैक्टिकल में वहां पे समझाया कि हमने क्या किया, 7 प्रोवाइड कर दी। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने अगर चेंज कर दी है तो हमारी वैल्यूज चेंज हो गई, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग करेगा और प्रिंट करेगा वैल्यूज को। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं दोबारा से। ये आ गया हमारे पास पैरामीटराइज्ड। सेम उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि हम मेथड भी बनाते हैं, बस कंस्ट्रक्टर के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमें सारा काम करना होता है। और कॉलिंग के टाइम में जैसे ही न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं वहीं पे ही हमारा पैरामीटराइज यानी कि पैरामीटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। इन अ क्लास कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर हमारे पैरामीटर प्रोवाइड किए गए हैं आपने तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कराएगा। प्रोवाइड अ डिफरेंट वैल्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। क्यों हम इसका यूज करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर दें, यानी कि हम एक साथ हो सकता है एक ऑब्जेक्ट का कॉल करें, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उनके जितने भी फील्ड्स यानी कि वेरिएबल्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी अगर आप देना चाहोगे तो। डिपेंड है हमारे डेवलपर पे यानी कि हम लोगों पे कि हम वैल्यूज क्या देते हैं। जो भी वैल्यूज दी जाएंगी उनके बेस पे सारी डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 है और दोनों को हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। चलो यहाँ पे आ गए, इन्होंने भी 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं और दोनों को वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। सेम ही है तो हम मेहनत थोड़ी सी कम करते हैं और फॉन्ट साइज सबको दिख रहा है ना, विजिबिलिटी हो रही है, समझ में आ रहा है? कहीं ना हो तो बता देना। क्लास का नाम कॉन अंडरस्कोर टेस्ट है, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया कॉन अंडरस्कोर टेस्ट। 2 वैल्यूज पास किए हैं, इंट एक्स और स्ट्रिंग टाइप का वाई। एक्स में हमने क्या किया है, जो हमारे पास फील्ड्स हमने डिफाइन की थी यानी कि ए और नेम, तो उन हमने वेरिएबल्स ए में एक्स की वैल्यूज असाइन कर दी और नेम में हमने वाई की है, क्योंकि ये वाई हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो पहला नेम में जाएगा क्योंकि हमने नेम को भी स्ट्रिंग टाइप का ही डिक्लेयर किया है। एक फंक्शन बना लिया है जिसकी हेल्प से हमने इसको कॉल कर दिया है, यानी कि हमारा ए और नेम जो है हमारा वो प्रिंट होकर चला आएगा, दोनों चीजें ही प्रिंट हो जाएंगी। और स्लैश एन किस लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए, 2 हमारी नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कर दी जाए। इसके बाद हम टेस्ट में आ गए हैं। टेस्ट में आने के बाद हमने क्या किया है, ज़्यादातर बच्चे कोशिश करें अगर नेटवर्क इशू ना हो तो टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, है ना। बार बार हमें स्किप करके जब इधर आना पड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यानी कि माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है। तो आप कोशिश करा करो कि टाइमली हो जाए, 5 से 10 मिनट हम रिवीजन के टाइम में, तो उस समय हो जाने से क्लास के कंटिन्यू पढ़ाने में इश्यूज नहीं आता, है ना। और जो लगातार बच्चे सुन रहे होंगे उनके भी हम पढ़ाते पढ़ाते बीच में इधर जम करके आते हैं, है ना। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि जिनका नेटवर्क इशू ना हो, है ना, मैंने बोल दिया था कि नेटवर्क, क्योंकि हम जान रहे हैं ऑनलाइन में नेटवर्क इशू होता है, बार बार आप लेफ्ट हो जाते हैं। जैसे शायद जसकीरत शायद लेफ्ट हो गई थी, वो बाद में ऐड हो रही होगी। तो ध्यान कोशिश करें जिनका नेटवर्क इशू ना हो वो टाइमली ज्वाइन हो।
हम लोग भी ऑनलाइन है, कभी हम भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ कि नेटवर्क इशू नहीं होगा, सब जगह हो सकता है। चलो हम यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है और पहले ऑब्जेक्ट में C_OBJ फॉन्ट साइज विजिबल है या फिर फॉन्ट साइज मैं ढूंढूं और बढ़ाऊं? अब बेटर है क्या? थोड़ा सा रिप्लाई तो कर दिया करो, कम से कम पता तो चले कि सुन भी रहे हो। ठीक है, C_OBJ पहला हमारा ऑब्जेक्ट बना है इस क्लास के लिए, और C_OBJ2 सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड हो गया है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड की है और फिर फर्दर सेकंड वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। तो इस प्रोग्राम को वापस, क्योंकि इसको सेव करेंगे, हमने इसमें कॉपी पेस्ट किया था, तो हम इसको वापस अपने प्रोग्राम को रन करा कर देखेंगे। अगर कोई प्रीवियस में कोई इशू नहीं हुआ तो फिर रन करना चाहिए। रन कर रहा है, क्या है, पहला कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से वैल्यूज भेजी, तो एक्स और वाई में दोनों बार आई। वन टाइम पहली बार वन एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये दोनों वैल्यूज गई थी, तो फंक्शन में एक्स और वाई की एक कॉपी बनी। यहाँ पे अब ध्यान रखेंगे, एक कॉपी इसने बनाई इस पूरे क्लास की, इस पूरे क्लास की कॉपी किसने बनाई? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने। अब उस कॉपी की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। सेम काम इस वाली दोनों लाइनों ने भी किया है, यानी कि एक ही क्लास की दो डिफरेंट कॉपीज यहां से हम क्रिएट कर रहे हैं। क्लास में डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी कॉपीज बनाते जा रहे हैं, और उनके वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट हम इजिली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे वो दो वैल्यूज दिखाई जा रही है जिनका आउटपुट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसमें किसी को कुछ ना समझ में आया तो बताओ, नहीं तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है, तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए पहली लाइन सबसे ज्यादा एम्फेसाइज हो जाती है, जावा डज नॉट प्रोवाइड एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कि जावा कह रहा है कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए। अब समझना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर और नहीं प्रोवाइड करने में क्या है। वी कैन कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसको इन्होंने तो डायरेक्टली हाँ नहीं की है कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये मना भी नहीं किया कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं कर सकते। तो इन्होंने इनडायरेक्ट हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाइड फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉपी कंस्ट्रक्टर का काफी कुछ हमारा यूटिलाइजेशन हो जाता है, और उसकी वैल्यूज भी हम अगर डिफरेंट करना चाहेंगे तो आगे में मैं दिखाऊंगा कि आप डिफरेंट भी कर सकते हो, वैल्यू मॉडिफाई भी कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैज अ पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह का ही ये हमारा पैरामीटर रखता है। अब यहाँ पे अगर आपने देखे हो तो हम वापस जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीजर और स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अभी हमने इसकी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। इसमें ये एक्स जो है ये क्लास के टाइप का एक्स है, जो यहाँ पे वैल्यूज पास की जा रही है वो पूरी की पूरी स्टोर करने की कैपेसिटी रख रहा है, और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग वाई टाइप का है। तो यही कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैज अ पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का पैरामीटर को स्टोर कर रहा है, यानी कि पूरे पूरे क्लास की डिटेलिंग को स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटी होती है ऑब्जेक्ट के पास, अगर आपने क्लास का सेम क्लास का बनाया है तो उसको पास कर सकते हो। दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ अ पास्ड ऑब्जेक्ट टू द डेटा मेंबर। अब इन्होंने क्लियर किया डेटा मेंबर ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट।
जो भी हमारे आपने डेटा मेंबर बनाए होंगे उस दूसरे ऑब्जेक्ट के, उसमें आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसके अंदर कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, प्रोग्राम इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की और इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्रिएट करने की। ठीक है, नाम हमारा एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नेम हमारे वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंटीजर, इसमें भी हम इसको मॉडिफाई ना करें, एक्स वाई जेड रख लें, कॉपी कंस्ट्रक्टर अलग से क्रिएट कर लेंगे हम। ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये प्रिंट करा लेंगे। हमारा फन को भी हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। फन भी हम अपना ऐसे ही यूज कर लें, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो हम एक काम ये करते हैं कि चलो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जो हमने क्लास में पास किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट पड़ेगी? रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? कॉपी ऑब्जेक्ट। वेरिएबल का नाम है नथिंग एल्स। हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा का सारा डेटा स्टोर हो पाए, और उसकी हेल्प से हम फर्दर यूज कर रहे होंगे। अब हमारे पास ए है, जो हमारे पास वैल्यूज होंगी ए है, और नेम हमारे पास अवेलेबल है। तो कुछ ऐसा काम करें जो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी इसमें, उसको हम नेम में स्टोर कर लें। यानी कि हमसे कहा क्या जाएगा कि ए इज इक्वल टू, हमने लिया COB डॉट ए। यानी कि जो भी आप वैल्यूज सेंड करोगे वो इस वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर की गई, और इसकी के अंदर जो ए की वैल्यू है वो इस ए में स्टोर कर दे। तो सेम यही काम रिपीट हमें किसके साथ करना पड़ेगा? नेम के साथ भी, क्योंकि हमारे पास दूसरा है नेम अवेलेबल है, चाहे आप यूज कर सकते हो। नेम इज इक्वल टू COB डॉट नेम। ठीक, अब हमने क्रिएट किया है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क भी करेगा या फिर नहीं वर्क करेगा। नीचे आते हैं। हमारे पास एक क्रिएट है, हमारे दूसरे का अभी हमें कॉपी करना है, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी नहीं। इसमें हमें मॉडिफाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ना कि इस एज इट इज नई वैल्यूज की। हमें नई वैल्यूज ना लेके कौन अंडरस्कोर टेस्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? CC या C कॉपी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट OBJ। ठीक, ऑब्जेक्ट आप ले लो इज इक्वल टू न्यू। अब न्यू लेने के बाद हमें किसका क्लास का नाम फिर से दे देते हैं, कौन अंडरस्कोर। ठीक है, अब हमें इसमें पास करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हाँ, ये जो, क्योंकि हम करने क्या जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो C_OBJ है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी कि एज ए पैरामीटर की तरह से पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज एज इट इज रिसीव कर लेगा COBJ। और इसके बाद हमें क्या काम का है? यानी कि फिर से हम एक काम करेंगे और प्रिंट कराएंगे। यानी कि अब हमारे पास नया ऑब्जेक्ट है C_OBJ डॉट, फंक्शन का नाम हमारा वही चल रहा है FUN जो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले तो सेव कर लेते हैं, कहीं कोई एरर नहीं हुई तो शायद टेस्ट हो जाए, रन कर जाना चाहिए। आइए टेस्ट करते हैं।
देखो कौन नेम में यहाँ पे डिफरेंस है, कौन नेम। अच्छा, ऑन नाउ के COB है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है COB, तो COB लेके ना कि हम कौन लेंगे, आ गया। और नेक्स्ट हम इसको रन कराते हैं। अब देखो सेम चीज हमारा कॉपी हो गई इसमें, और 2 बार हमने इसको भी रन कराया है और इसको भी कॉल किया, 2 बार कॉल किया, तो सेम वैल्यूज हमारी कॉपी हो गई हैं। अब फटाफट बताओ कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आया? क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो एड अप हुआ है वो हमारा सिर्फ इतना पार्ट ऐड हुआ है और ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, रिमेनिंग तुम्हारा पूरा वही प्रोग्राम है, उसमें तो हमने कोई वेरिएशन किया नहीं है। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। किसी को इसमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर से कुछ पूछना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ऐड हम करेंगे ताकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में थोड़ी बहुत और चीजें हैं वो भी आप लोग देख लो। ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के नॉर्मल फंक्शन हमारे हो गए, यानी कि दोनों हमने कॉपी कर लिया और कॉल करके डिस्प्ले करा दिया। अब आप लोगों में से कोई, वापस जाता हूँ पहले आप लोगों की शक्ल दिखे, हाँ एटलीस्ट इतनी। ये बता दो क्लोन क्या होता है? अवेलेबल हो आप लोग? मेरी वॉइस आ रही है? यस यस सर, आ रही है। क्लोन का क्या नाम सुनो, CLONE, क्लोन। क्लोन का नाम सुना है किसी ने? सर। नहीं तो सुना है क्या होता है? हम प्रोग्रामिंग के टर्म में पूछ रहे हैं, कहीं और ना चले जाना पिक्चरों में। पिक्चरों में ना जाना, सीधे प्रोग्रामिंग के टर्म में पूछें, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोन किस तरह से यूज करोगे इनडायरेक्ट, हम ये कह रहे हैं। तो हम क्या है, ये हमने क्या किया है, क्लोन क्रिएट किया है। क्लोन क्रिएट करने का मतलब है डायरेक्टली अगर आप ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर डाउट रहे, तो फिर आप यहाँ वाला ऑब्जेक्ट है या फिर यहाँ वाला जिसका भी आपको क्लोन क्रिएट करना है उसकी कॉपी उठाओ और इस तरह से स्टोर कर दो। अब किसमें स्टोर कर रहे हैं, ये हमारा आ गया इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट OBJ4, यानी कि ऑब्जेक्ट हमने 4 बनाया, अभी तक 2 था, ये 3 बनना चाहिए, ये 3 आ गया, इज इक्वल टू नया हमने जिसका भी क्लोनिंग बनानी थी उसकी हमने डायरेक्टली रेफरेंसिंग स्टोर कर दी। अब इसको सेव करते हैं और फिर से हम रन करा के देखेंगे। एक काम तो हमारा बनेगा ही बनेगा, OBJ3 डॉट फंक्शन 1। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। 1 2 3 क्लोनिंग की भी हेल्प से हमने क्या किया, जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल थे, हमने जिस भी ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करना चाहिए उसकी हमने क्लोनिंग यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो इनकी फंक्शनलिटी, और क्लोनिंग भी कर सकते हो। इसको एज ए फॉर्म ऑफ क्लोनिंग बोला जाता है, तो हमने क्लोनिंग भी क्रिएट कर ली। क्लोनिंग में एक काम और भी किया जा सकता है, अगर आप चाहोगे तो एक और तरह से क्लोनिंग को आप मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। वो क्या होता है, अब हमने क्या बनाया, OBJ3 डॉट, अब हमारे पास वेरिएबल है A। अगर आप चाहते हो कि इनकी वैल्यूज में कुछ वेरिएशंस किया जा सके, तो आप डायरेक्टली इनकी में वैल्यूज भी फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो।
इसके बाद आप इसको सेव करो और रन करा के देखते हैं क्या होता है। यानी कि आपने क्लोनिंग भी बना ली और जिस भी हमने डेटा फील्ड या मेंबर की रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने वेरिएशन करना है तो हम वैल्यू भी डिफरेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट क्या बैठेगा, लास्ट वाली वैल्यूज हमारी मॉडिफाइड हो जाएगी, जिसमें हमने वैल्यूज दी है वो मॉडिफाइड यानी कि अपडेटेड वैल्यू की तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हो। और इसी के समय अगर आप इसको दोबारा से यहाँ पे कॉल करोगे तो भी और अच्छा क्लियर करेगा कि क्या हमारे पहले वाले में भी वेरिएशंस आया है या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि हो सकता है कि क्या फर्स्ट वाले में वेरिएशन हो गया है, क्योंकि क्लोनिंग की गई तो फिर हमारे में वेरिएशंस किस में आ गया, दोनों में वेरिएशंस अवेलेबल आ जाएगा क्योंकि हमने क्लोन बना लिया है। समझ में आया? किसी को कुछ ना समझ में आया हो, पूछना हो तो बता दो। फटाफट बताओ, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया? सर एक बार रिपीट फिर से कर दीजिए सर। इसी क्लोनिंग। चीज को अभी जो पढ़ाया है तुरंत ही। यस सर। ठीक है, हाँ इसलिए भी इसको दे पूछ लो क्योंकि इसका एक और रीजन है, यहाँ पे नहीं है, नहीं तो फिर कहोगे तो इसमें पीपीटी में ऐड नहीं है इसका प्रोग्राम, है ना। तो आज अब क्योंकि बना भी लिया तो मैं डाल भी सकता हूँ इसी प्रोग्राम को सेव करके दोबारा से इसके अंदर, तो इंसर्ट कर दूंगा अगर कहोगे तो। हाँ चलो वापस आते हैं। यहाँ तक हमारी नॉर्मल हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। क्लोनिंग का काम क्या होता है एग्जैक्टली, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हम डायरेक्टली किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं तो हमारा वो क्लोनिंग की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। हम ये काम इजीली कर सकते हैं और इसके बाद अगर हम याद हो तो हमने इसको स्टॉप करके डायरेक्टली रन कराया था, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज थी यानी कि 1 और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये हमारी डिस्प्ले हो गई थी। सेम इसमें हमने अपडेशन भी कर सकते हैं, अथॉरिटी मिलती है कि हमने ए की वैल्यू में मॉडिफाइड कर दिया, तो हमने ए की वैल्यू अपडेटेड करके भी हमने यूज की तो वो भी एज इट इज हमारे फंक्शन के साथ वर्क कर रही थी। लेकिन क्योंकि हम क्लोन बना रहे होते हैं तो क्लोन का मतलब होता है दो चीजें इक्वल होना। क्लोन की मीनिंग हो जाती है दो चीजें इक्वल होना। तो जैसे ही हमने ए के अंदर 55 किया तो कहीं ना कहीं वो दोनों जगह 55 रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब हम चाहे इसको प्रिंट इसकी हेल्प से प्रिंट कराएं या फिर इसकी हेल्प से ए और एन की वैल्यूज को प्रिंट कराएं, क्लास के फील्ड्स की वैल्यूज को प्रिंट कराएं, इक्वल बैठेंगी। तो वही हुआ कि जैसे ही यहाँ पे हमने प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट डबल बार रिपीटेड हो गया, ए की वैल्यू 55 कन्वर्टेड हो चुकी है। ठीक, फिर से समझा दें, कुछ और पूछना हो? चलो एक बार अपने एंड से भी इसको देख लेना, बाई चांस कुछ और लगता है कि इसमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर रिपीटेड पूछना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पूछना है, ठीक, तो आप दोबारा से भी पूछ लेना। अभी ट्यूट का भी इसके बाद ट्यूट होगा, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेवेंट भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताएंगे, तो फिर आपको उससे भी रिलेवेंट वर्क करना होगा। तो अब हम कंटिन्यू, एक छोटा सा और पार्ट इसका बचा है, मेथड वर्सेस कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड, आप कुछ भी बना लो। ऑलरेडी जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उनको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मेथड नेम शुड बी डिफरेंट एज क्लास नेम। तो जैसा हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि कई बार बोल चुका हूँ कि मेथड का नाम हमारा डिफरेंट होगा क्लास के नेम से, और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा एज कंस्ट्रक्टर नेम। रिटर्न टाइप अवेलेबल होगा मेथड में, कंस्ट्रक्टर के केस में डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। यू कैन कॉल अ मेथड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे आप फिर से क्लियर कर लेते हैं,
जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू कीवर्ड की हेल्प से, उस समय हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कि क्रिएटेड हो रहा है, वर्किंग में आ रहा है। अब वापस फिर इस पे आता हूँ। अब ये पहले आंसर आप लोगों को एक आध देने पड़ेंगे मेरे। सारे बच्चों को ये वाली स्क्रीन दिख रही है जो मैं दिखा रहा हूँ, इतनी हाईलाइटेड? यस सर। पक्का? ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड हुआ, है ना? ठीक। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड हुआ, ठीक। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड हुआ, ठीक। कौन सी लाइन गलत है? कौन सी लाइन गलत है? गलत है या नहीं है, या तीनों लाइनें सही हैं? लास्ट वाली, थर्ड वाली। नहीं, अभी के केस में क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है तो इसका रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर आएगा, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने की, ऑटोमेटिकली वो असाइन कर देगा वैल्यू। अब जो गलत है वो लाइन क्या है? ये है, ये वाली लाइन कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर रही है स्पेशली रूप से, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू कीवर्ड नहीं अवेलेबिलिटी में हमें दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे हुए रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर? मैं इसलिए क्लियर करता जा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका कंटेंट लिखे हैं उसमें से कहीं ना कहीं डाउटफुल आता है। रेफरेंस वेरिएबल के केस में हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं हो रहा होता, ये हमें ध्यान में रखना है। ये कह रहे हैं ना, यू मे कॉल अ मेथड एनी नंबर ऑफ टाइम, ये सही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड होना और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होना दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे इन्होंने क्रिएटेड वर्ड लिखा है, लेकिन कॉल्ड तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसमें न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करोगे। यानी कि जैसे ही न्यू कीवर्ड का यूज होगा तो ही वो कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड होगा, मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल किया जा रहा होगा। अभी जो हमने आपने ये वाली लाइन दिखाई, इसमें हमारा रेफरेंस वेरिएबल सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे, इस वाली लाइन में केवल रेफरेंस वेरिएबल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल है, दो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। जैसे ही होल्ड करेगा उसके बाद ये वर्किंग में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास सारी चीजें अवेलेबिलिटी में हैं। ठीक है, इसलिए वो क्लोनिंग हो जाने से होने की वजह से वहां पे क्रिएटेड हो जाएगा। चलो वापस यहाँ पे आते हैं। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली, हार्ड बाय डिफॉल्ट हो जाता है इसमें है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइनों को हम क्या करते हैं, उठा के अलग पलट देते हैं, कंट्रोल एक्स, क्योंकि इधर की लाइन इधर आ गई है और उधर की लाइन इधर आ गई है। ठीक, मेथड इज इन्वोक एक्सप्लिसिटली, हमें कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे उलट गया और यहाँ पे हमें एनी मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड एनी कंपाइलर टू एनी केस, यानी कि आपको अलग से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबीएम नहीं प्रोवाइड, सॉरी मेथड जेबीएम प्रोवाइड नहीं करता है, आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। इस लाइन को भी इधर से उधर पलट ले। सर क्षितिज सर के लिए बुला रहे हैं सर, क्या लिंक हुआ दिए। था? तो क्षितिज सर के क्लास का लिंक आ गया है सर, वो बोल रहे हैं क्लास करने के लिए। बेटा एक क्लास तो मेरी ट्यूट होगी इसके बाद की। लिंक नहीं है, वो गूगल क्लास का लिंक है सर। वो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपकी अटेंडेंस की फोटोज ले लेते हैं और इसके बाद मैं 10 मिनट बाद फिर से इसी लिंक को शेयर करूंगा, है ना? ज्वाइन कर लेना ट्यूट के केस में। अगर क्षितिज सर का कोई मतलब क्लास कंटिन्यू होती है तो मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके बता देना।
एक सेकंड रुक जाओ, बस फोटो ले लें सारी अटेंडेंस बच्चों की।